जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पोषण को शुरू किया था। पोषण को खत्म करने के क्रम में हमने मानव में पाचन के कुछ इस प्रकार से पाचन होते हैं, हमने उसको कवर किया था। तो आज के क्लास में हम हर एक चीज को डीपली एक एक चीज को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। श्री राम का नाम लेकर अपने क्लास को आज शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला आपके सामने जो मैं लिखने जा रहा हूँ, वो कहने जा रहा हूँ, मानव में पाचन तंत्र को हम समझेंगे कि मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है। एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मनुष्य में पाचन तंत्र को समझना है। मनुष्य में पाचन तंत्र, आखिर ये मनुष्य में पाचन तंत्र कार्य कैसे करता है। अब एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज को जानना है। ठीक है, देखिए होता क्या है। सबसे पहले हम अगर चर्चा करें आपके सामने, तो हम अपना खाना शुरू करते हैं आहार नाल से और खाना को निकालते हैं आहार नाल से। मतलब क्या, हमारा शरीर में सबसे लंबा कोई भाग है शरीर का, तो वो आहार नाल है। समझ में आया बालक? तो आहार नाल होता क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। समझिए, आहार नाल किसको कहते हैं। मनुष्य कहिए या उच्च श्रेणी के जंतु कहिए, भोजन का पाचन के लिए जो विशेष अंग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल के बारे में आप लोग थोड़ा सा लिखिएगा। आहार नाल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास को, और आहार नाल से आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि आहार नाल कहते किसको है। तो बालक सब याद रखना है आहार नाल के बारे में। मनुष्य में या कोई भी उच्च श्रेणी का जीव में, मनुष्य में या उच्च श्रेणी के जीव में जो पाचन के लिए कार्य, पाचन के लिए उपयोग होता है, पाचन के लिए उपयोग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, तो दोस्तों हमें सीखना है मनुष्य में पाचन तंत्र को। तो मनुष्य में पाचन तंत्र हमारा शुरू होता है, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो वो आहार नाल से शुरू होता है। अगर हम बात करें आहार नाल होता क्या है, तो इस चीज को समझने का आप लोग प्रयास करिए। आहार नाल, मनुष्य कहिए या उच्च श्रेणी के जीव कहिए, और मनुष्य या उच्च श्रेणी के जीव में जो पाचन के लिए उपयोग होता है, उसे ही तो हम आहार नाल कहते हैं बालक। मतलब क्या भैया, कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना हम ये चाह रहे हैं कि हाय देखो खाना खाएं। हाँ, पूरा खाना ऊपर से नीचे तक, जहां से हम खाना को निकालेंगे ऊपर से नीचे तक, ये क्या है, आहार नाल है। आहार नाल में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। लीवर की बात करें, पेट की बात करें, किडनी की बात करें, सब कुछ आहार नाल में जुड़ल है। तो है सब, जब हर एक चीज उसमें जुड़ल है तो पचाएगा कौन? आहार नाल ना। तो आहार नाल पचाने में जब काम करता है, उसी को तो हम आहार नाल कहते हैं। मनुष्य या उस श्रेणी के जीव में जो पाचन के लिए उपयोग होता है, उसे हम आहार नाल कहते हैं। बात खत्म, समझ में आया? हाँ, समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। एक एक चीज को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, और एक एक चीज को मेरे साथ भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग, हम खाना को, अब देखिए एक एक चीज, हम खाना को खाने जा रहे हैं और खाना को आ खाएं। तो सबसे पहला प्रवेश कहाँ पे किया? पहला प्रवेश मुंह में प्रवेश किया, मुख गुहा में प्रवेश किया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या भैया? सबसे पहला पॉइंट हमारा मुख गुहा। अच्छा, मुख गुहा कहाँ होता है भैया? कुछ इस प्रकार से होता है भैया, देखिएगा। ये हमारा नाक हो गया, और कुछ इस प्रकार से देख, समझिएगा थोड़ा सा। थोड़ा ड्राइंग में हम इसलिए बड़ा करके बता रहे हैं कि ये हमारा मुंह है। इस तरह से, इस तरह से ये जो हमारा इस पूरा सरफेस है, ये हमारा क्या है? मुंह है। और इस तरह से दांत है यहाँ पर। इस तरह समझिएगा। ये फिगर ऑस्कर से सम्मानित है। आपको लग रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा कि ये मगरमच्छ है, लेकिन मगरमच्छ नहीं, हमारा मुंह है। हमारा नहीं, ये तुम लोग का मुंह है। ठीक है, मेरा नहीं, तुम लोग का मुंह है। इस चीज को समझो। अब आते जाते हैं, एक एक चीज को समझते जाते हैं। मुख गुहा में क्या क्या होता है, एक एक चीज को इसी तरह फिगर बना के नोट डाउन करते जाना है। मुख गुहा में क्या क्या होता है, तो मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा में जीभ और दांत होता है। हाँ भैया, मुख गुहा में जीभ और दांत होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें मुख गुहा की, तो मुख गुहा
अगर हम बात करने जा रहे हैं तुम लोग के सामने मुख गुहा का, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार सबसे लंबा बोल रहे, आहार नाल का सबसे पहला भाग, आहार नाल का सबसे पहला भाग। हाँ भैया, तो पहले भाग नहीं, कौन बड़ा बात बता रहे हैं? नहीं, कोई बड़ा बात नहीं, सिंपल है। वो खाना लिया ऐसे करके, पहला खाना ऐसे मुंह में घुसाए तो चिबाने के लिए घुसाए, तो सबसे पहले जब घुसाए तो मुंह में ना घुसाए तो मुख गुहा, और मुख गुहा सबसे पहला भाग है आहार नाल का। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे अगर बात करें तो मुख गुहा में हमारे पास 3 गो जोड़ी लार ग्रंथि रहता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। लेकिन इस सब चीज को समझेंगे, अभी अभी इतना ही समझना है। मुख गुहा में क्या रहता है? जीभ और दांत रहता है, आहार नाल का सबसे पहला भाग है, बस इतना याद रखें, ठीक है। आहार नाल में जीभ और दांत, आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा, बस मुख गुहा में हमें इतना ही समझना। मुख गुहा में हम खाना घुसाए हैं हम खाली, आप समझते जाना है, एक एक कार्य को, एक एक काम को हम समझेंगे। दूसरा बात पर आते हैं, दूसरा क्या है? जीभ है, और जिह्वा के बारे में हम समझते हैं। जीभ का फिगर को पहले बनाते हैं। देखिए तो इस तरह से कुछ जीव रहता है, हाँ भैया जीव इसी प्रकार से कुछ रहता है। और जीव की अगर हम बात करें, इस तरह से जीव, जीव में हमारा इस तरह से एगो, हाँ तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जीव देख रहे हैं, और जीव में इस प्रकार से एक संरचना होती है। वो संरचना क्या होती है? दानेदार संरचना होती है। अब समझिएगा, एक एक चीज को हम डीपली कवर करने जा रहे हैं। जीव का जो संरचना होता है वो क्या होता है? अगर हम बताएं तो याद रखना, ये मांसल रचना होती है, मांस का बना होता है, इसलिए इसे हम मांसल रचना कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, सिर्फ और जीव में सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है? मांस रहती है, इसीलिए हम इसको मांसल रचना कहते हैं। ठीक है बालक, समझ में आया एक एक चीज? ठीक है। जीव का यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो अगला सिरा आपको नजर आ रहा है, अगला सिरा जो ये वाला आपको नजर आ रहा है, अगला सिरा क्या रहता है इसका? अगर हम अगला सिरा की बात करें तो अगला सिरा इसका क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। और पिछला सिरा की बात करें, क्या बात करें? पिछला सिरा, तो पिछला सिरा जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अब अगर और आगे चलते हैं तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। देखिए बालक, सबसे पहले इस चीज को समझिए, तो क्या कि हमारा जो बायोलॉजी पोर्शन है, वो बायोलॉजी पोर्शन कोई टफ पोर्शन नहीं है, आसान सा पोर्शन है, बस उसे हंसते खेलते हुए समझ लेना है। और ये, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, और आसानी से हम लोग इसको खत्म कर ही रहे हैं। और ये हमारा ये तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास में शायद हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने का आज के क्लास में। बस आप लोग का सहायता चाहते हैं, आप लोग सहायता दीजिए, हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और जैसा कि बताया जीव के बारे में, जीव का अगला सिरा क्या होता है? स्वतंत्र रहता है। और अंतिम सिरा क्या होता है? जुड़ा होता है। अंतिम सिरा क्या होता है? जुड़ा होता है। और आप यहाँ पर इसमें एक चीज देख रहे होंगे, ये छोटा छोटा दानेदार संरचना, ये जो छोटा छोटा आप दानेदार संरचना देख रहे होंगे, छोटे छोटे दानेदार संरचना देख रहे होंगे, इस छोटे छोटे दानेदार संरचना को हम अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। अंकुर को अंग्रेजी में कहते हैं पैपिली। क्या कहते हैं? पैपिली कहते हैं। तो अंकुर पैपिली कहा जाता है, ठीक है। और यही अंकुर, इसे स्वाद कलियां भी कहा जाता है। इस अंकुर को, इस छोटे छोटे अंकुर, ये जो छोटा छोटा दानेदार संरचना है, इसको अंकुर कहते हैं। और इसी अंकुर को स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियां। स्वाद कलियां का मतलब होता है टेस्ट बड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्ट बड कहा जाता है। तो यहां तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब देखिए सिंपल बात, अब समझिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं जीव के बारे में, क्या जीव के बारे में? जीव का काम है उसको खाना को मिक्स करना। हम खाना खाएं, दांत के बारे में ही पढ़ेंगे पहले। दांत से समझ, दांत चिबा दिया, दांत चिबा के जीव उसको, लार उसमें मिक्स करता है, लार मिक्स करके खाना को भेजता है ताकि खाना आसानी से पेट में जा सके। तो लार को मिक्स करता है, तो इसमें याद रखना जीव में, एक चीज याद रखना, जीव में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है।
और वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सी होती है, तो एक एक चीज को याद रखना है। पहला होता है पैराटाइड, पहला क्या होता है पैराटाइड। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। और दूसरा होता है, तीसरा होता है, पहला पैराटाइड, दूसरा सब मैंडिबुलर, और तीसरा की बात करें तो सब लिंगुअल। क्या होता है, सब लिंगुअल होता है, सब लिंगुअल होता है, सब लिंगुअल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने यहाँ तक क्या देखा, हमने ये देखा कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। उस 3 जोड़ी में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा होता है, 3 जोड़ी में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पैराटाइड, दूसरा अगर बात करें तो सब मैंडिबुलर, और तीसरा बात करें तो सब लिंगुअल होता है। क्या होता है, सब लिंगुअल होता है। यहां तक कोई परेशानी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए हम खाना को क्या लिए, खाना को खाएं, दांत उसको चिबाया, चिबाने के बाद जीभ जो है 3 तरह का लार ग्रंथि से उसको मिक्स करके पेट में भेजने का काम करेगा। लेकिन अभी पहले एक चीज समझिए, अभी हम लोग दांत को समझेंगे, दांत के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। अब आइए, दांत के बाद भी आगे समझना है, लेकिन आशा करते हैं यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, फिर ऐसे हम मिटाते हैं। ठीक है, आइए बालक सब, अब एक एक चीज को आगे बढ़ के एक एक चीज को समझते हुए निकलना है। और तीसरा नंबर को समझते हैं, और तीसरा नंबर क्या है, दांत। देखो, दांत मने होता है टीथ। अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारा दांत होता है, इस प्रकार से कुछ दांत होता है, इस तरह से कुछ कैनाइन हो गया, इस तरह से मतलब पढ़ेंगे, हर एक चीज को देखते जाना है। इस तरह से क्या है, हमारा दांत है। अगर हम दांत की बात करें तो दांत में अगर ये जो आप देख रहे हैं, आप समझते जाइएगा, एक दांत को हम बनाते हैं इस तरह से, ये दांत है। दांत की अगर आप बात करें तो दांत किससे जुड़ा हुआ रहता है, दांत जुड़ा हुआ रहता है जबड़ा से। तो लिखिएगा यहाँ पर, दांत जबड़ा से जुड़ा होता है। इस तरह से आप फिगर बनाइएगा, फिगर से डायरेक्ट जो ड्रॉ करते जाइए, जबड़ा से जुड़ा होता है, जबड़ा से जुड़ा होता है, जबड़ा से जुड़ा होता है। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है देखो है क्या है, हम लोग का ई क्या है, जबड़ा, और जबड़े से ना दांत जुड़ल है, तो जबड़ा से क्या जुड़ा हुआ है, दांत जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो, दांत जो है मसूड़ा में फसल रहता है, और मसूड़ा के नीचे भी कुछ ना कुछ दांत रहता है। तो मसूड़ा में जो धसा भाग रहता है, देखो ऐसे करके यहाँ पे तो हमको दिखेगा तो नहीं है ना, लेकिन याद रखना, ये जो ये क्या है, ये मसूड़ा है, ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है, मसूड़ा है। और मसूड़ा के अंदर दांत धसा हुआ रहता है, इसको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं, रूट। तो लिखना रूट के बारे में कि मसूड़े में धसे भाग, मसूड़े में धसे भाग को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अच्छा अच्छा, और मसूड़े के ऊपर जो ये जो भाग हमको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं, शिखर कहते हैं, क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। तो शिखर, शिखर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्राउन कहते हैं। तो मसूड़े से ऊपर के भाग लिखिएगा आप लोग, क्या, मसूड़े से ऊपर भाग, मसूड़े से ऊपर भाग को शिखर कहा जाता है, मसूड़े से धसे भाग को रूट कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, दांत के भीतर जड़ और शिखर के बीच को जो देखो, यहां ये क्या है, जड़ है, जड़ माने रूट, जड़, जड़ और शिखर के बीच वाला जो भाग है, हाई वाला भाग तुमको जो दिख रहा है, इस वाले भाग को हम लोग गर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं। तो मतलब गर्दन के बारे में लिखना, जड़ और शिखर, जड़ और शिखर के बीच के भाग को, बीच के भाग को क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं। तो समझ में आ रहा है कुछ क्या, हाँ भैया, जबड़ा से दांत जुड़ल रहता है, हे। अच्छा ठीक है, दांत, दांत जबड़ा के नीचे जो दांत रहता है वो रूट कहलाता है, जड़ कहलाता है भैया। और दांत के ऊपर वाला जो भाग रहता है, मतलब मसूड़ा के ऊपर वाला जो भाग रहता है, वो शिखर कहलाता है भैया। और शिखर और रूट के जो बीच का भाग होता है भैया, वो हऊ गर्दन कहलाता है। गर्दन, ई गर्दन नहीं, दांत का भी गर्दन होता है, समझा, तो हऊ गर्दन कहलाता है। ठीक है, अब आ जाना, दांत के भीतर जो होता है पल्प कैविटी कहलाता है। दांत के भीतर एक चीज याद रखना, थोड़ा सा एक एक चीज को,
है मान लेते हैं, तो हम लोग का दांत है, और दांत के अंदर जो है ना, दांत के अंदर मज्जा गुहा रहता है भाई। ई का है गुहा, गुहा कह रहे हैं आप, देखो दांत के भीतर, दांत लिखता तुम लोग यहाँ पे इस तरह से एरो बना के लिखना, दांत के भीतर मज्जा गुहा रहता है, मज्जा गुहा रहता है। मज्जा गुहा को अंग्रेजी में कहते हैं पल्प कैविटी। देखते जाना, समझते जाना एक एक चीज को। दांत के अंदर क्या रहता है, दांत के अंदर मज्जा गुहा रहता है, ठीक है, मज्जा गुहा। मज्जा गुहा को क्या कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं। और मज्जा गुहा जो हम यहाँ पे तुम दिख रहा है इसके अंदर में, और मज्जा गुहा के ऊपर अगर हम बात करें, समझते जाना एक एक चीज को। दांत के भीतर क्या होता है, दांत के ऊपर मज्जा गुहा रहता है। अब मज्जा गुहा के अगर ऊपर बात करें थोड़ा सा, तो मज्जा गुहा के ऊपर, मज्जा गुहा के ऊपर, मज्जा गुहा के ऊपर जो होता है दंता, इस दंता रिक्त रहता है, या डेंटाडाइन कहते हैं। याद रखना, दांत के ऊपर क्या रहता है, डेंटाडाइन कहते हैं, डेंटाडाइन कहते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं, डेंटाडाइन कहते हैं, डेंटाइन जिसको कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डेंटाइन। तो मज्जा गुहा के ऊपर क्या रहता है, डेंटाइन। दांत के भीतर क्या, मज्जा गुहा, पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी के ऊपर क्या होता है, डेंटाइन होता है भैया। तो डेंटाइन जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है भैया, डेंटाइन। तो याद रखना, डेंटाइन का काम है दांत का अधिकांश भाग को तैयार करना, दांत का अधिकांश भाग को तैयार करना। क्या करना, तैयार करना। तो समझ में आ रहा है कुछ क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से समझो। दांत जबड़ा से जुड़ा होता है, दांत जो मसूड़ा के अंदर धंसा होता है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। और मसूड़ा के ऊपर जो धंसा हुआ भाग रहता है वो क्या कहलाता, मसूड़ा के ऊपर का अगर हम भाग की बात करें, क्या कह रहे, मसूड़ा के ऊपर की भाग की बात करें तो वो शिखर कहलाता है, और मसूड़ा और शिखर के बीच के भाग की बात करें तो वो गर्दन कहलाता है। तो कुछ आप लोग को यहां तक समझ में आ रहा होगा। हाँ भैया, अच्छा, जड़ और शिखर के बीच के भाग को गर्दन कहते हैं। दांत के भीतर क्या मौजूद रहता है, मज्जा गुहा, माने पल्प कैविटी, मज्जा गुहा, मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन है। जो डेंटाइन रहता है वो दांत का अधिकांश भाग को तैयार करता है। डेंटाइन क्या करता है, दांत का अधिकांश भाग को तैयार करता है, ठीक है। और याद रखना, ये जो डेंटाइन है, डेंटाइन दांत जो होता है दांत को मजबूती प्रदान करता है। डेंटाइन दांत को मजबूती प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, दांत को मजबूती प्रदान करता है। और दांत को मजबूती प्रदान कैसा करता है पता है तुम लोग को, हड्डी से भी खतरनाक, हड्डी से भी ज्यादा मजबूत रहता है। तो डेंटाइन क्या करता है, डेंटाइन दांत का अधिकांश भाग को तैयार करता है। डेंटाइन क्या करता है, दांत को मजबूती प्रदान करता है, और दांत को मजबूती प्रदान करने के कैसा, हड्डी से भी ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। समझ में आ रहा है तुम लोग को, हाँ भैया समझ में आ रहा है। चलो अब देखते हैं, हड्डी से अधिक कड़ी रहती है। और अगर बात करें तो अगर भैया डेंटाइन होता कैसा है, तो एक चीज याद रखना, डेंटाइन का कलर पीला रहता है। ऐसी होती है, डेंटाइन की कलर पीली रहती है। तो भैया डेंटाइन का कलर पीला है, दांत का अधिकांश, हम लोग को दांत उजला नजर आता है, काहे भैया, तो याद रखना दांत से ऊपर एक परत रहता है जिसको हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। उसी को हम लोग घस घस के उजला करते हैं, ठीक है। तो इनेमल, दांत के ऊपरी परत को, इस डेंटाइन का भी ऊपरी परत रहता है, और उस ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, इनामेल या इनेमल, सॉरी इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इनेमल कहते हैं। तो दांत के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, दांत के ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है। और डेंटाइन दांत को अधिकांश भाग तैयार करता है, दांत को मजबूती प्रदान करता है, दांत का कलर पीला, दांत का ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है, जो कि दांत को और अधिक मजबूत करता है। तो इनेमल दांत को मजबूत करता है, इनेमल का कलर उजला होता है और डेंटाइन का कलर पीला होता है। तो फिर से एक बार दांत के बारे में चर्चा करते हैं। दांत जबड़ा से जुड़ा होता है, दांत के भीतर अगर बात करें तो मज्जा गुहा रहता है, मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन, डेंटाइन दांत के अधिकांश भाग को तैयार करता है, दांत को मजबूती प्रदान करता है, हड्डी से भी ज्यादा मजबूती प्रदान करता है, पीली कलर की होती है, और ऊपरी परत उसका क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। तो आसानी से यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ये जो है ग्रसनी को समझेंगे। अगला जो हमारा जो आएगा, अगला
जो हमारा पाचन अव्यय है, पाचन तंत्र है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। नहीं समझ में आया तो जरूर से जरूर वीडियो को आप बैक करके देखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, चौथे नंबर के ऊपर। चौथा नंबर हमें क्या है? चौथा नंबर है ग्रसनी। भैया अब तो खाना देखो, अब तुम लोग समझ में आ रहा होगा, तुम लोग को पहले ही क्लास में लोग डिस्कस किए थे, दांत चिबाता है, लार जीभ जो है लार से मिक्स करके पीछे भेजता है, ठीक है। अब भैया ये तो हो गया, अब खाना गया पेट। देखो एक चीज याद रखना, थोड़ा सा एक चीज और बताना भूल गए। जीभ जो है खाना को मिक्स कर दिया पूरे तरीका से, चिबा चिबा के लार बना के एकदम खाना को एकदम मिहिन मिहिन गोल कर दिया। यही जो खाना पेट में जाता है, पेट में जाने से पहले, ग्रसनी से पहले, इस खाना को कहते हैं बोलस। याद रखना, बोलस क्या है? जीभ के बाद जो खाना बनता है, जीभ के बाद जो खाना बनता है उसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और वही बोलस, बोलस कुछ नहीं है, जीभ से मिक्स कर दिए खाना को, दांत से चूर चार दिए खाना को, जीभ से मिक्स कर दिए। अब मिक्स करने के बाद जो खाना बना ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं, ठीक है बाबू। अब चलो आगे चलो, समझो थोड़ा सा। अब ये बोलस क्या होता है, याद रखना थोड़ा सा। देखो जैसे ही हम आहार, अब मुख गुहा में दांत, दांत से जीभ, अब जीभ से पीछे जा रहे हैं, पीछे जैसे गए तो दो पाइप रहता है हमारे शरीर में, इस तरह से, एक पाइप इस तरह से, एक पाइप इस तरह से। एक चीज याद रखना, हमारा नाक का और मुंह का पाइप दोनों एक ही जगह पर है, और जिस जगह पर है उसे कहते हैं ग्रसनी। हमारा नाक का और मुंह का पाइप जो एक जगह पर मिला हुआ है, जो ये जो नाक का हवा यहाँ पर जा रहा है, यहाँ, और एक जगह मुंह का खाना जा रहा है, जहां पर एक जगह पर मिला हुआ है उसको कहते हैं हम ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको फेरेनेक्स। समझना थोड़ा सा। अब देखो होता क्या है, फेरेनेक्स में दो छिद्र होता है, एक तरफ चला जाता है सांस, एक तरफ चला जाता है इधर सांस की, सांस लेने की इधर, और एक तरफ चला जाता है खाना वाला। इसको कहते हैं फूड पाइप। इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप का मतलब जानता है क्या होता है? फूड पाइप का मतलब होता है एक मिनट। फूड पाइप का मतलब होता है निगल द्वार। क्या होता है? निगल द्वार कहते हैं। मतलब हमारा जो खाना का द्वार है उसे निगल द्वार, और इसे कहते हैं हम लोग, ये जो सेकंड वाला भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं कंठ द्वार। कंठ द्वार मतलब श्वास नली जो होता है, ये श्वास नली होता है, ये फूड पाइप होता है। क्या होता है? श्वास नली होता है। इस चीज को याद रखना, इसको कहते हैं श्वास नली। ये वाला जो नली तुमको दिख रहा है ये श्वास नली है। ये कौन सा नली है? ये श्वास नली है। और ये खाना का नली है, जिसे हम आहार नाल, आहार नाल तो नहीं कहते, मतलब आहार का नली, मतलब खाना का नली यहीं से निकलता है। अब देखो समझना थोड़ा सा, ग्रसनी क्या होता है? हमारा मुख का और हमारा नाक का जो होल है दोनों एक ही जगह पर है, वो कौन सा कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। मतलब हम सांस भी लेते हैं तो सांस और खाना दोनों एक जगह पर मीट करता है, जहां पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। तो अब देखो समझो थोड़ा सा, जैसे ही हम कुछ खाएं और जैसे ही कुछ सांस लिए, खाने और सांस लेने के बाद, खाने और सांस लेने के बाद हमारा, जैसे ही मान लीजिए खा लिए और सांसों ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में एक जगह पर दोनों मिलता है, उसे हम ग्रसनी कहते हैं, फेरेनेक्स कहते हैं। और ग्रसनी से दो गो नली निकला हुआ, एक श्वास नली है और एक खाना का नली, खाना का नली। और इसी की ओर खाना का नली होकर चला जाता है, जहां से हमारा टोटल पाचन क्रिया होता है, और इधर हवा चला जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना है, यहाँ पर एगो ढक्कन रहता है मौजूद। क्या रहता है मौजूद? ढक्कन। इसको कहते हैं इपीग्लोटिस। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस कहते हैं। इस चीज को लिखते जाना है, करते जाना, समझते जाना है। अरे जो ढक्कन देख रहा है मांस का बना हुआ रहता है, ये एपिग्लोटिस है। ये पता है क्या है? ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। होता है सीटी मारता है, ए खाना उधर जाओ ई पाइप में, ए हवा ई पाइप में जाओ। लेकिन याद रखो, कभी कभी देखता है हिचकी आ जाता है, हम लोग को आता है हिचकी, खाते खाते हिचकी आ गया। हाँ, हिचकी ले रहा है, काहे हिचकी रहा है समझना। अब तुम खा रहा है, खाते खाते कुछ सोच रहा है, खा रहा है सोच रहा है, खा रहे हो सोच रहे हो, खा रहे हो सोच रहे हो। तो खाते खाते जब तुम सोचने लगते हो तो हमारा दिमाग, दिमाग को जैसे खाना गया
हमारा दिमाग बोलता है ए भैया बताइए ना, जैसे हमारा जैसे कंठ में गया तो इपिग्लोटिस हमारा दिमाग को बोलता है ए भैया बताइए ना खाना को किधर भेजना है, खाना आया है कि हवा आया है, ये बताइए ना। हमारा दिमाग को पता होता है कि खाना आया है कि हवा आया है। अब दिमाग तो सोच रहा है किसी चीज को, अब जैसे ही खाना आया, खाना जैसे ही पेट में जा रहा है, अब मुंह को लग रहा है कि हवा आ रहा है। जैसे ही लगता है मुंह को हवा आ रहा है, बस ये ढक्कन क्या करता है, इधर इसको बंद कर देता है और इधर भेज देता है। सांसें नली में हमारा खाना को क्या कर देता है, भेज देता है। और जैसे ही सांस नली में हमारा खाना जाता है, बस हमारा सांस अटक जाता है। बस हिचकी लेने हम लोग लगते हैं, और हिचकी लेते हैं तो हिचकी क्यों लेते हैं, ताकि वो खाना को पीछे भेज सके। और खाना जैसे ही पीछे भेजेगा, दिमाग को बोलता है ए हिचकी आ रहा है, बस दिमाग तुरंत उस सोच के हट जाता है, बोलता है अच्छा अच्छा खाना आया था, हमसे तो गलती हो गया। बस ये जो ढक्कन है इसको इधर की ओर बंद कर देता है और खाना को इधर भेज देता है, और इधर से पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। तो कुछ समझ में आया आप लोग को? हाँ, तो ग्रसनी का काम यही है। ग्रसनी का काम है, खाना में दो नली है और उसमें एक रहता है एपिग्लोटिस जो कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करता है क्या, कि खाना को सांस नली में जाना है कि इधर जाना है, फूड पाइप में जाना है। ठीक है, चलिए, तो आप आशा करते हैं इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास बोल रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट हमारा अमाशय में, अब हमारा खाना जो है यहाँ से कहाँ जाता है, हमारा खाना अमाशय में जाता है। तो उसे अब हम समझेंगे अमाशय में। आइए अब देखते हैं हमारा खाना ग्रसनी के द्वारा, और बात करें तो ग्रसनी के द्वारा हमारा खाना, ग्रसनी के द्वारा हमारा खाना, और किसके द्वारा, तो फूड पाइप। फूड पाइप का मतलब अगर हम बात करें तो वो जो पाइप देखे, खाना वाला पाइप, खाना का नली, उसके द्वारा हमारा खाना पेट तक पहुंच जाता है। तो अब अगर हम बात करें चौथा भाग की, तो चौथा भाग क्या है, अमाशय है, और अमाशय के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब समझना है आसान से, इसको देखो। अमाशय का शेप कुछ इस तरह से होता है, हमारे शरीर में अमाशय कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, अमाशय के बारे में लिखना शुरू करो और जानना शुरू करो। अमाशय का रचना की बात करें, संरचना की, तो थैली जैसा संरचना होता है। थैली जैसा संरचना इसका होता है। तो इसका संरचना कैसा होता है, तो इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो थैली जैसा संरचना होता है। ठीक है, इसका आगे वाला भाग, याद रखना, अगला भाग, अगला भाग मतलब जो हमको आगे वाला भाग दिखता है, मतलब ऐसे करके छूते हैं, इस अगले वाले भाग को, अगला वाला भाग को हम कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। जो हमारा आगे रहता है, अब पेट की तरफ इधर जो रहता है, इस वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, उदर कहते हैं। और पिछला भाग, पिछला भाग, याद रखना एक एक चीज को, थैली जैसा संरचना, अगला भाग को कार्डियक कहते हैं, भाग को पाइलेरिक, क्या कहते हैं, पाइलेरिक कहते हैं। याद रखना, पाइलेरिक कहते हैं। तो अगला भाग को कार्डियक, पिछला भाग को पाइलेरिक कहते हैं। अब समझना थोड़ा सा, हमारे जो अमाशय होती है, अमाशय में भीतरी स्तर पर अगर हम बात करते हैं, ये जो अमाशय देख रहे हो, अमाशय के भीतर, ये मान लो 3D स्ट्रक्चर है, और अमाशय के भीतर जो होता है कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है। और अगर हम बात करें भैया वो कोशिका कौन सा होता है, तो याद रखना स्तंभ का कार एपिथेलियस। वो कोशिका कौन सा, तुम सीधा याद रखना, एपिथेलियस कोशिका पाई जाती है। एपिथेलियस कोशिका पाई जाती है। कैसी कोशिका पाई जाती है, तो एपिथेलियस कोशिका पाई जाती है। और जैसा कि हम लोग पहले ही क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि जो कोशिका से जो भी रस स्रावित होता है, और उस रस स्रावित करने वाले भाग को हम ग्रंथि कहते हैं, और रस जो स्रावित करता है वो क्या होता है, ग्रंथि ही कहता है। तो ग्रंथि क्या है, एक कोशिका है, और कोशिका एपिथेलियस कोशिका। और यही एपिथेलियस कोशिका में अगर हम बात करें तो अमाशय ग्रंथि मौजूद होता है। एपिथेलियस कोशिका में अमाशय ग्रंथि मौजूद होता है। अमाशय ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि, और अमाशय ग्रंथि को ही हम लोग जठर ग्रंथि भी कहते हैं। तो याद रखना है, जठर ग्रंथि के नाम से ही ये मशहूर है। तो कोशिका एपिथेलियस कोशिका, और एपिथेलियस कोशिका में जठर ग्रंथि मौजूद होता है। कैसे, क्या चीज मौजूद होता है, जठर ग्रंथि मौजूद होता है। अब आके चलो आगे समझते हैं।
अब देखो, जठर ग्रंथि को अंग्रेजी में बात करें तो इसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं जठर ग्रंथि। देखते जाना जठर ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा। जठर ग्रंथि में 3 तरह का कोशिका पाया जाता है, या 3 तरह का कोशिका रहता है। इसमें समझना थोड़ा सा कौन कौन सा कोशिका रहता है, और 3 तरीका का रस भी निकालता है। और वो 3 तरीका का रस क्या क्या है, पहले हम कोशिका की डिस्कस करते हैं। जठर ग्रंथि में 3 तरह का कोशिका रहता है। सबसे पहला अगर बात करते हैं, जठर ग्रंथि में 3 कोशिका, एपिथेलियस कोशिका को ही अमाशय ग्रंथि कहा जाता है, अमाशय ग्रंथि को ही जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि में 3 तरह का कोशिका। हमारे अमाशय में कौन सी कोशिका पाई जाती है जो अमाशय ग्रंथि के लिए मौजूद है? तो अमाशय कोशिका, हमारे अमाशय में एपिथेलियस कोशिका पाई जाती है जो कि अमाशय ग्रंथि के लिए मौजूद है, और उसी अमाशय ग्रंथि को हम जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की हमारे पास कोशिका पाई जाती है। जो सबसे पहला हम कहते हैं उसे सेलेसेमा कोशिका, सेलेसेमा या म्यूकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूकस। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा अमलजन कोशिका होती है। क्या होती है? अमलजन कोशिका। अमलजन कोशिका, कौन सी कोशिका? अमलजन कोशिका। ठीक है। और तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी हमारी है मुख्य या जाइमेजिन कोशिका। कौन कौन सी? मुख्य कोशिका याद रखो, सिंपल सिंपल याद रखो, मुख्य कोशिका। उतना याद नहीं रखना है, लेकिन इतना भी तुम लोग को कोई माथा मारी नहीं करना है। देखना क्या क्या याद करना है, वो खाली सिर्फ लिखते जाओ। सेलेसेमा या म्यूकस, अमलजन कोशिका या मुख्य कोशिका। अगर हम फिर से बात करें अमाशय, अमाशय का थैली जैसा संरचना, अगला भाग को कार्डियक कहा जाता है, पिछला भाग को पाइलेरी कहा जाता है। कोशिका में, हमारे अमाशय में कुछ भीतरी सतह होती है, कुछ धसा भाग रहता है, कुछ उठा हुआ भाग रहता है। जो धसे हुए भाग रहते हैं उसमें कुछ कोशिका पाई जाती है, वो कोशिका एपिथेलियस कोशिका होती है। और एपिथेलियस कोशिका कुछ ग्रंथि निकालती है। वो ग्रंथि कौन सी होती है? अमाशय ग्रंथि होती है। और अमाशय ग्रंथि को जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि में 3 तरह की कोशिका पाई जाती है, वो सेलेसेमा या म्यूकस कोशिका, अमलजन कोशिका या मुख्य कोशिका होती है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए, और ये सब तीनों मिलके अगर हम बात करें तो ये सब तीनों मिलके 3 तरह का रस को स्रावित करती है, 3 रस निकालती है। कैसा रस निकालती है? 3 रस निकालती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रंथि का काम ही बालक रस निकालना, तो ये ग्रंथि क्या करती है? रस को स्रावित करती है। और याद रखना कौन कौन सा रस को निकालती है। सबसे पहला HCl, ठीक है। दूसरा, जैसा कि हम लोग कल ही इससे सब चीज को चर्चा कर लिए हैं। तीसरा अगर बात करें तो म्यूकस, और दूसरा और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा कहलाता है पेप्टी सिनोजन। क्या होता है? पेप्टी सिनोजन को ये कहलाता है पेप्टी सिनोजन। ठीक है। तो देखते जाओ थोड़ा सा, HCl, म्यूकस और पेप्टी सिनोजन। पेप्टी सिनोजन, तो याद रखना HCl का स्त्राव, जैसा कि कल हम लोग कर ही लिए हैं, इस सब कोई ज्यादा डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। HCl का स्त्राव अमलजन कोशिका करती है। कौन सी कोशिका? HCl का स्त्राव कौन करती है? अमलजन कोशिका करती है। HCl का सिंपल लिखिएगा, स्त्राव कौन करती है? अमलजन कोशिका करती है। कौन सी कोशिका करती है बालक? तो अमलजन कोशिका करती है। अच्छा ठीक है भैया। अगर म्यूकस की बात करें तो अमलजन कोशिका, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा अगर हम चर्चा करते इसके बारे में। देखो, अमलजन कोशिका किसका स्त्राव करती है? तो अमलजन कोशिका HCl का स्त्राव करती है। HCl क्या करता है? HCl कुछ नहीं करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है। अच्छा, म्यूकस की बात करते हैं। तो म्यूकस का स्त्राव म्यूकस कोशिका करती है। जैसा नाम वैसा काम, तो म्यूकस को म्यूकस कोशिका निकालती है। म्यूकस कोशिका स्त्राव करती है। म्यूकस रस को कौन निकालता है? तो म्यूकस कोशिका निकालती है। और पेप्टिसिनोजन की बात करें तो पेप्टिसिनोजन को मुख्य कोशिका निकालती है। कौन निकालती है? मुख्य कोशिका निकालती है। तो यहां तक आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलो आगे चलते हैं और थोड़ा सा एक एक चीज को और बढ़िया से समझते हैं। देखो,
अगर हमारा शरीर अत्यधिक HCl को निकालता है, ठीक है, मान लो कि हमारा शरीर अत्यधिक HCl को निकाला, तो HCl, हमारा शरीर अगर अत्यधिक HCl को निकालता है, हमारा शरीर अगर अत्यधिक HCl को निकालता है, मान लो हमारा शरीर अत्यधिक HCl को निकाल दिया, तो ज्यादा अम्लीयता हमारे शरीर में आ जाएगा, अम्ल है क्योंकि HCl अम्ल ही है, तो HCl जब ज्यादा हमारा शरीर निकाल देगा तो अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, ज्यादा डेवलप हो जाएगी। और जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा ज्यादा डेवलप हो जाती है तो म्यूकस, एक चीज याद रखना, म्यूकस क्या करता है, हमारे शरीर को HCl से बचाता है। लेकिन जब ज्यादा HCl, देखो दम भर HCl हमारा शरीर निकाल दिया, तो जैसे ही HCl निकालेगा तो म्यूकस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ले अब यहाँ 10 गो HCl था, यहाँ 2 गो HCl, म्यूकस क्या कर लेगा, बस म्यूकस 2 को घट गया। ले तो HCl क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया, म्यूकस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि म्यूकस क्या करता है, हमारे शरीर को HCl से बचाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया तो म्यूकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही म्यूकस कम हुआ, बस ले अब क्या, अब हमको क्या, तो हम लोग बार बार तो होता है हमारा पेट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और हमारे पेट में एक, पेट के अंदर एक दाना दाना निकल जाएगा जिसको हम लोग अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। तो याद रखना अल्सर कैसे होता है, तो अल्सर जो होता है, पेट में दाना संरचना होता है, पेट में दानेदार संरचना होता है, दानेदार संरचना होता है। और ये कैसे होता है, अत्यधिक अत्यधिक HCl के स्त्राव से, अत्यधिक HCl के स्त्राव होने से हमारे शरीर में हो जाता है, जिससे हम लोग का शरीर या हमारा पेट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मतलब पेट का काम यहां तक हमारे शरीर में हो गया, लगभग पेट का काम हमारे शरीर में क्या हो गया, कम हो गया। अब हमारा जो शरीर है उसमें हम आगे चलेंगे और छोटी आंत को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो छोटी आंत का काम क्या है, छोटी आंत करता क्या है, एक एक चीज को देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं छोटी आंत के कार्य को, और फिर अपने क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। छोटी आंत के बाद यकृत को समझेंगे, यकृत के बाद बड़ी आंत को समझेंगे, फिर उसके बाद समझते जाएंगे एक एक चीज को। ठीक है बालक, तो सबसे बड़ी बात कि थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत टफ पोर्शन है बायोलॉजी, अभी अभी का पोर्शन को आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि बढ़िया भैया बहुत टफ है, लेकिन कुछ टफ नहीं। कल के क्लास को जिसने भी पढ़ा है, जिसने अच्छे से रिवीजन किया है, उसको कुछ नहीं लगेगा, सिंपल है, हर एक चीज पहले से पढ़ा हुआ है, कहाँ से कौन रस आ रहा है, क्या हो रहा है, बस हम लोग सिर्फ एक नाम को जान रहे हैं, नाम क्या क्या है, क्या क्या काम कर रहा है, बस वही सब चीज को जान रहे हैं। ठीक है, अब चलो आगे आगे देखते हैं। आगे है छोटी आंत, हम लोग छोटी आंत को समझते हैं, छोटी आंत क्या है उसे देखने का प्रयास करते हैं। देखना बालक सब, छोटी आंत, छोटी आंत देखते जाओ। देखो छोटी आंत की संरचना की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारा छोटी आंत रहता है, कुछ इस प्रकार से हमारा छोटी आंत रहता है, इस प्रकार से छोटी आंत। छोटी आंत की बात करें तो मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का क्या होता है, सबसे लंबा भाग कोई है तो वो क्या है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग अगर कोई है तो वो हमारा छोटी आंत है। इसका संरचना कैसा होता है, तो याद रखना इसकी संरचना बेलनकार होती है। क्या होती है संरचना इसकी, बेलनकार होती है, बेलनकार संरचना इसकी होती है। और याद रखना इसकी लंबाई, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। और अगर इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें, किसकी चौड़ाई, तो इसी की चौड़ाई की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई इसकी 2.5 सेंटीमीटर, सबसे लंबा भाग बेलनकार भाग। एक चीज अब समझते जाना, एक एक चीज को आगे बढ़ते जाओ। देखो छोटी आंत में 3 भाग होती है, कितनी भाग होती है, 3 भाग होती है। और अगर हम सबसे पहला भाग की बात करें तो सबसे पहला भाग होता है जेजूनम। क्या होता है, जेजूनम। अगर हम दूसरा भाग की बात करें तो दूसरा भाग होता है इलियम। क्या होता है, इलियम होती है, क्या होती है, इलियम होती है। ठीक है, और अगर बात करें तो ग्रहणी होती है। क्या होती है, ग्रहणी। इसमें 3 भाग, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी। जेजुनम, इलियम और ग्रहणी होती है। याद रखना थोड़ा सा, ग्रहणी जो होता है
इसका, किसका? छोटी आंत का। तो सबसे पहले हम लोग ग्रहणी की चर्चा करते हैं। ग्रहणी देखना, ग्रहणी को अंग्रेजी में कहते हैं डेडुनम। क्या कहते हैं? डेडुनम कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम। तो ग्रहणी को याद रखना, ग्रहणी सबसे पहला भाग होता है और ये कौन से आकार का होता है? सी आकार के होता है। तो सी आकार का क्या होता है? ग्रहणी होता है। तो ग्रहणी कौन से आकार का होता है? सी आकार का। सबसे पहला भाग होता है किसका? छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। तो याद रखना, हम लोग अमाशय की बात किए थे। अमाशय में हम लोग एक चीज बात किए थे, अमाशय का ऊपरी भाग और अंदर वाला भाग। तो जो अमाशय था, जैसा कि हम लोग देखे थे अमाशय के बारे में, तो अमाशय का पिछला भाग जो होता है पाइलेरिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता था? पाइलेरिक भाग कहलाता था। तो वही ग्रहणी जो होता है पाइलेरिक भाग के बाद आता है। पाइलेरिक भाग के बाद, पाइलेरिक भाग के बाद को क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी का आकार कैसा होता है? सी आकार का होता है। कैसा आकार का होता है? सी आकार का होता है। इसमें दो नलिकाएं आपस में जुड़ने से यह ग्रहणी बना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? ग्रहणी है और ये अमाशय है। अमाशय का पीछे वाला भाग कौन सी होता था? पाइलेरिक होता था। अमाशय का पीछे वाला भाग क्या होता है? पाइलेरिक होता है। और पाइलेरिक के भाग के बाद जो भाग स्टार्ट होता है छोटी आंत का, उसे ही हम ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी दो पाइप से मिलकर बना है। ग्रहणी जो होता है दो पाइप से मिलकर बना है। और वो दो पाइप किसका किसका है? तो याद रखना, ग्रहणी दो पाइप से मिलकर बना है, दो नली से मिलकर बना है, दो नली से मिलता है, दो नली से मिलता है। वो दो नली कौन कौन सा है? तो याद रखना, अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी नलिका, अग्नाशय वाहिनी नलिका। अग्नाशय का नली मतलब हमारे शरीर में एक जगह पर अग्नाशय होती है, उसे भी चर्चा करेंगे। तो अग्नाशय का नली और दूसरा मूल पित्त वाहिनी का नली, मूल पित्त वाहिनी का नली। मतलब क्या? एक एक चीज को अभी समझेंगे। सिर्फ याद रखना है तुम लोग को, दो पाइप से मिलकर हमारा क्या बनता है? ग्रहणी बनता है। कौन कौन सा? अग्नाशय वाहिनी, दूसरा मूल पित्त वाहिनी। इस दोनों पाइप के बाद, इस दोनों पाइप का मुंह कहां पर जाके खुलता है? इस ग्रहणी में खुलता है। और इसी ग्रहणी में क्या होता है? इस ग्रहणी का आकार सी आकार का होता है, पाइलेरिक भाग के बाद का होता है। दो नली का मुंह इसके पास खुलता है। वो दो नली किसका किसका होता है? अग्नाशय वाहिनी का और दूसरा मूल पित्त वाहिनी का होता है। दूसरा मूल पित्त वाहिनी का होता है। तो ग्रहणी। इसके बाद अगर हम बात करें जेजुनम का, कोई ज्यादा कार्य नहीं, सिर्फ खाना को इधर से उधर भेज देना। अब अगर हम तीसरा बात करते हैं इलियम का, तो देखते जाना, इलियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इलियम, इलियम जो होता है अंतिम रूप होता है। इलियम क्या होता है? अंतिम भाग होता है। क्या होता है? अंतिम भाग होता है। किसका अंतिम भाग होता है? तो इस छोटी आंत का और पूरा पाचन का अगर हम बात करें तो पूरा पाचन का अंतिम भाग होता है। ठीक है, तो अंतिम भाग होता है। और पूर्ण रूप से अगर कहीं पाचन होता है तो यहीं पर होता है। तो पूर्ण रूप से पाचन भी यहीं पर होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचन भी यहीं पर होता है। तो इलियम का इलियम अंतिम भाग है, पूर्ण रूप से पाचन भी इलियम में ही होता है। ठीक है, और छोटी आंत में भोजन का पाचन यहीं से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? छोटी आंत में भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पाचन भी क्या होता है? यहीं पर होता है। और इलियम इसी के लिए हमारा जवाबदेही है। और इलियम यही हमारा करता है, भोजन का पाचन करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत हुआ भी नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब अगला है यकृत। यकृत के बाद हमारा पेनक्रियास, पेनक्रियास मतलब अग्नाशय, अग्नाशय के बाद हमारा है बड़ी आंत। तो हमारे 3 पोर्शन बच जाएगा और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर देंगे। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उस छोटे से वीडियो में उस क्लास को फिनिश करके नए चैप्टर को उसी क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं और आज के क्लास को यहीं तक फिनिश करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आशा करते हैं आज का जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। ये सब
हम लोग पीछे क्लास में अच्छे से इसको डिस्कस कर लिए थे, कौन सा रस कहाँ से निकलता है। आज सिर्फ वो सब के नाम को जान रहे हैं, वो सब के भाग को जान रहे हैं कि वो कौन सा भाग है, क्या निकालता है, क्या नहीं करता, यही सब चीज को हम लोग समझ रहे हैं। तो आशा करते हैं आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करिएगा। तो तब तक के लिए हम आज की क्लास को यहीं रखते हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। तो धन्यवाद। जय हिंद।